एनसी में, और इस मध्य क्षेत्र हमारे सेंट्रल जोन में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले कंफर्मेशन लिया विकास अधिकारी पद के लिए। के वंदन से, जय भीम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए राष्ट्रभव भावना वंदन करता हूं और सर्वप्रथम मैं आप सभी को शत शत नमन करता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए मैं नमन करता हूं इस सुंदर वसुंधरा को। राष्ट्र प्रहरियों का सृजन होता है जिसकी माटी की सुगंध में बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा विराट व्यक्ति, यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की गंगा को बहाने वाले ऐसे राष्ट्र वीरों का निर्माण होता है जो एक समय सीमा पर धूप, छांव, ठंड, बारिश के थपेड़ों को झेलते हुए हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो कभी भी ये परवाह नहीं करते और अपने प्राणों को हथेलियों पर लेकर बंदूक की नोक पर हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे राष्ट्र वीरों का जहां निर्माण होता है, मैं नमन करता हूं आपके सभी विकास अधिकारियों को मित्रों कि आप भी ऐसे निगम के वीरों का सृजन कर रहे हैं जो सफलता, असफलता, किंतु परंतु ऐसे सभी थपेड़ों को झेलते हुए जन जन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के गौरवमय कार्य में लगे हुए हैं। आप सभी निगम के वो सच्चे सिपाही हैं जिनके दम पर आज निगम विश्व में अपना कीर्तिमान रच रहा है। और 1 सितंबर 1956 से निगम की स्थापना होती है और तब से लगाकर अब तक निगम ने अनेक परिवर्तनों के थपेड़ों को झेला है। सालों में आप चाहें तो 330 रुपए की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, चाहे 12 रुपए वाला जीवन आर्थिक सुरक्षा योजना हो, चाहे आरोग्य भारत बीमा योजना हो, ये सारे ही प्लान 2014 के बाद में आना शुरू हो गए। भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ और यूएसए की आबादी लगभग 3500 करोड़ बहुत कुछ देती है। यहाँ पर आपको LIC कर्मचारी नहीं मालिक बना, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की नौकरी में जो सुविधाएं मिलती है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है और बिजनेस करने की जो आजादी होती है वो पूरी आजादी होती है। जिस व्यवसाय में पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों चीज होती है, ऐसे व्यवसाय में अपार संभावनाएं होती है मित्रों। लेकिन हम अपना महत्व जानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एक संत महात्मा निकल रहे थे तो एक बुढ़िया के घर में उनका निमंत्रण था। माँ के घर में खाना खाने जाना है, सगड़े पे नाना प्रकार के भांति के व्यंजन रखे, उसकी खुशबू मधुर आ रही है। और बुढ़िया ने महाराज जी को कहा, महाराज जी करो प्रारंभ, अन्न ग्रहण करना प्रारंभ करें। और ये कहकर बुढ़िया एक तरफ को घुमाकर बैठ गई। अब हुआ क्या कि इस दौरान बुढ़िया ने एक पापड़ की थाली दी, वो परोसना भूल गई और उसकी बुढ़िया के कोने में पापड़ की थाली रखी हुई थी। अब महाराज जी इधर बैठे भोजन कर रहे हैं, पापड़ की थाली वो कोने में पड़ी। अब उसमें से एक जो महाराज थे उसकी निगाह बार-बार पापड़ की थाली पे जा रही थी। अब मैं भूलाऊं कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि माता जी, आज हम आपके दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये प्रभु की बड़ी असीम इच्छा थी, नहीं तो हम शायद ही आपके द्वार तक आ पाते। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज जी ऐसा क्या हुआ? बोले, महाराज जी हम बाल बचे हैं और आपके दरबार तक आए हैं। तो बोले, क्या हुआ? तो बोले, हम रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में एक बड़ा सा सांप निकला, वो रास्ता रोक लिया हमारा। तो बुढ़िया ने कहा, क्या बात करें महाराज जी? बोले, हाँ। तो कितना बड़ा सांप था? तो बोले, यहाँ से लाकर वो पापड़ की थाली तक इतना लंबा सांप था। अब बोले, अरे महाराज जी पापड़ की थाली को भूल गई। पापड़ की थाली लेकर महाराज जी को परोसी। कहने का तात्पर्य मित्रों कि हमारे पास करोड़ों का हथियार, इस हथियार से कुछ लोग एंटी-आर्टिक करते हैं, कुछ लोग सीओटी करते हैं, कुछ लोग टीओटी करते हैं, लेकिन वही कुछ लोग केवल 6 पॉलिसियों में भी सिर खुजाने लग जाते हैं। ये कहता है कि चौपड़ी में लिखी हुई बातें रह जाती है और खोपड़ी में रही हुई बातें उड़ जाती हैं। कि प्रोस्पेक्टिव मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित करना। ऐसा क्या काम करते हैं कि हम पब्लिक का ध्यान आकर्षित करते हैं? तो आप राजा बनना पसंद करेंगे या नौकर बनना पसंद करेंगे? कोई एडवर्टाइजिंग हुई आपकी? नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग इस तरह से करें कि वो
वो उसके घर में जब जब नया मेहमान आए तब तक बोले कि यहाँ सोलंकी जी ने बीमा डन कर रखा है। सर, भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से वर्तमान में बीमा परिवार का एक कॉन्सेप्ट निकाला है। उसके अंतर्गत यदि परिवार के सभी सदस्यों का बीमा हो जाएगा तो उसको भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एक अभिनंदन पत्र के द्वारा उनका सम्मान होगा और उस अभिनंदन पत्र पर पूरे परिवार के सदस्यों का फोटो भी रहेगा। सर, यदि आपके विद्यालय में बीमा स्कीम हो गया, ये क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय होगा जो बीमा स्कीम के सम्मान से सम्मानित होगा। और सर, यकीन माने आपका विद्यालय का जब सम्मान होगा और इसकी न्यूज अखबार में, नई दुनिया में, दैनिक भास्कर में जब पेपर में छपेगी सर, तो आपकी साख बढ़ेगी कि घटेगी? सपना दिखाओ, रामायण सागर बन जाओ। जो अच्छी फिल्म बनाएगा उसकी कहानी श्रेष्ठ रहेगी, उसका प्रोडक्ट 101% बिकना तय है। हम व्यक्ति की आवश्यकताओं को जगाओ और कैसे कॉन्टेंट बनाना है, मैं नमूना लेकर जो प्रैक्टिकल किया ना भाई साहब, मैं ऐसे पूरी उड़े बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो मैंने लाया हूँ मेरी घड़ी में। तुम्हारे यहाँ से निकलो पर योग से ये डायरी में सब सुबह शाम आई रहा। हमने क्या किया, ये दो महिला परम आदरणीय विभाग सादर नमस्कार। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन जो आपके द्वारा आपके बच्चे के सर्वोत्तम विकास हेतु क्षेत्र के सर्वोत्तम विद्यालय, उस विद्यालय का नाम अच्छा लगेगा। मैंने अपना परिचय इस तरह से हम लिए कि प्रारंभ के 15 से 25 शब्द जो पहले बोले जाएंगे वो जबरदस्त भारी होना चाहिए। मैं उस व्यवसाय में हूँ जहाँ लाख के भी लाख उपलब्ध करा सकता हूँ। सर, मैं उस व्यवसाय में हूँ जहाँ पे फैमिली की सारी चिंताओं का समाधान करता हूँ। मैं फैमिली एक काम करते हैं, दीदी आपके हस्बैंड को भी बुला लेते हैं, हमारे हस्बैंड को भी बुला लेते हैं और अपना भोजन पार्टी करते हैं। आप जी तो आपका पक्का हो गए, बोले ठीक है बुलाया गया, सब सहेलियों को बुलाए, अपने हस्बैंड को बुला, बोले काम करना आप आओ तो सबकी पार्टी हो जाए, उसके बाद यहाँ आना। बोले क्यों? तो बोले ठीक है, बोले वो अपने बोल रही थी, लेट हो रहे थे, बस नहीं मिली थी, मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी। तो बोले ठीक है, अब सब दीदी उठी तो हस्बैंड को जीप के चले गए। बाद में भाई साहब आए गाँव वाले, तो बोले ठीक है क्या करना है? बोले बिठाओ जिमाना है। तो बोले ठीक है, बैठ गए जिमाने के लिए। आप सब यहाँ आ गए, तो बड़ी तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। आप दीदी वहां से अंदर से गरम गरम पुड़िया बनाए और पुड़िया भेजे प्लेट में लेके, तो भाई साहब की थाली ले जाए, एक पूरी पे आलू गोभी सब आ जाए और पूरी का गुच्छा बड़े बन ना जाए। एक पूरी एक दीवार में निपटा करता है। अब ये देख के वहां से थोड़े से ऐसा लगा जैसे हमारी चेहरों पे मुस्कान है। ऐसा कैसे वो बोले कि यार दीदी तो बड़ी तारीफ कर रही थी लेकिन एक पूरी का एक दीवार बना रही है। तो दीदी को बेटे बेटे अंदर शर्म आई। अब दीदी बोले अब मैं कैसे समझाऊं इनको, अब इनके सामने बोलूंगी शर्म आएगी। तो बोले कि मतलब कैसे दुनिया है, फिर ऐसे चिंता करे ना कैसे बताऊं मैं इस व्यक्ति को। तो उसने कहा कि एक पूरी के दो दो निवाले बनाओ। बोला नहीं उसने, चूल्हे से उसने इशारा किया कि दो दो करो बोले। अब वो व्यक्ति बाहर बैठा है समझे तो वो अंदर से ऐसा इशारा कर रही है कि एक पूरी को नीचे रखे, उसके ऊपर सब्जी रखे, साग रखे और उसके ऊपर दूसरी पूरी से ढक्कन ले और दो दो चलने दे। वो समझाए क्या, ये समझे क्या? अच्छा ये भी यूं समझे कि ये जो पुड़िया कैसे मैं बताऊं, ऐसा माथा पकड़ लिया उसने। अब देखे यार ये पूजा की पुड़िया लग रही है, दो पुड़िया के ऊपर चप्पल कर दी। अब घर वाले बोल रहे कि अब अपने को माथा पकड़ लिया, मतलब एक पूड़ी लगाई फिर दूसरी पूड़ी लगाई, उसके ऊपर फिर पूड़ी लगाई और दो पुड़िया थी उसको माथे से लगाए और अंदर जाए। तो मेरा प्रोडक्ट, मेरा उत्पाद, मेरी योजना, मेरा जीवन लाभ, मेरा जीवन उमंग, मेरा इंडेक्स प्लस इस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएगा। बीमा क्यों लेता है? आने वाली जिम्मेदारियों, आने वाली कठिनाइयों से सुरक्षा है बीमा लेते हैं। हमें उसे अपनी बातों में इन्वॉल्व करना है, समझ गए? उसे अपनी बातों में इन्वॉल्व करना है और हमारे प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि वो उत्तर दे। सांप को देख के मुझे आप एक बात बताओ मित्रों कि सांप भी अपना चोला बदलता है कि नहीं बदलता?
अभी पतझड़ आएगा, पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? जब प्रकृति भी अपना श्रृंगार बदलती है, हर कोई चीज अपना बदलाव लाता है, तो हम बदलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? जो असंभव हो वहां सब कुछ संभव भी हो सकता है मित्रों। संभावनाएं हमारे भीतर होती है, संभावनाएं मार्केट में नहीं होती है, संभावनाएं इस मार्केट में होती है। इस मार्केट को जितना आपने ताकतवर बना दिया, यकीन माने दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती है। आपने जापान टोयोटा का नाम सुना होगा, टोयोटा कंपनी का नाम सुना है? एक समय ऐसा था जब टोयोटा कंपनी बिल्कुल कगार पर आ गई थी, तो टोयोटा कंपनी के जो मालिक थे वो बैठे बैठे संभावनाएं तलाशो रहे, संभावनाएं तलाशो, कुछ खोजो, कुछ इनोवेटिव सोचो, कुछ नया क्रियात्मक सोचो, कुछ रचनात्मक सोचो। उन्होंने आनंद में सभी कर्मचारियों को लेटर लिखे कि जिसका भी जो जवाब हो कृपया जापान टोयोटा को फटाफट मेल करें। यकीन माने मित्रों, वही टोयोटा कंपनी आज हम बड़े शानदार तरीके से इनोवा क्रिस्टा में सफर करते हैं। वही टोयोटा कंपनी है। तो पता चला कि रतन जी टाटा की कंपनी भी टाटा महोदय बेचने के लिए निकल गए थे। एक समय ऐसा था जब टाटा भी अपनी कंपनी को बेचने के लिए निकल गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कुछ संभावनाएं तलाशो, संभावनाएं खोजो, क्या हो सकता है, संभावनाएं खोजो। वही टाटा कंपनी फिर से आज देश और दुनिया में अपना टक्का बजाता है। क्या होगा? अमिताभ बच्चन का नाम हम सबने सुना है। बॉलीवुड की दुनिया से अमिताभ बच्चन भी रिटायर होने वाले थे, उन्होंने भी संभावनाएं खोजी, फिर से उठकर खड़े हो गए। जब बिल्कुल किशोरावस्था में था तो शोएब अख्तर की गेंद से घायल हो गए, उन्होंने भी संभावनाएं तलाशी। मित्रों, जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन में संघर्ष आया है। कभी भी आपने अम्बेडकर की संतान है, मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि इस माटी के रग रग से उनके कर्मों की, उनकी गूंज की, उनकी यादों की, उनकी देशभक्ति के गीतों की गूंज आती है। क्या बाबा साहेब भी संविधान की किताब लेके जन्मे थे? क्या शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठ के आए थे? क्या सचिन तेंदुलकर बैट और गेंद लेके पैदा हुआ था? इन्होंने सभी ने, जितने भी दुनिया के महापुरुष है, सभी ने संघर्ष को झेला है, सभी ने संघर्ष किया है, तब जाके आगे बढ़े और पुरुष से महापुरुष हुए। चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दादा हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार संघर्ष करता है और संघर्षों के साए में असली आजादी बनती है और इतिहास उधर हो जाता है जिस ओर जवानी चलती है। व्यापारी था, उसका व्यापार चलाना है, आगे बढ़ाना है, तब उत्तराधिकारी रहते हैं। उसके 3 बेटे थे। अब 3 बेटे थे तो 3 बेटों की किसको देना चाबी योग्य है? उस व्यापारी के 3 बच्चे थे। आप बोला कि एक काम करो, मैं उस बेटे को ये चाबी दूंगा जो मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा। बोले पिताजी क्या करना है? बोले जाओ, हमारे गांव के बाहर बौद्ध भिक्षुओं का मठ है, उस मठ में जो जितनी अधिक कंगियां सेल करके आएगा मैं उसको मेरे व्यापार का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तीनों बेटों को भेज दिया। अब बौद्ध भिक्षुओं के मठ में कंगियां बेचने का काम। क्या समझते हैं बौद्ध भिक्षु मतलब? ठीक है, गंजे के नगरी में कंगे बेचने का काम। बेचना तो पड़ेगा। कुछ समय हुआ, एक बेटा आया, बेटे ने पूछा कि बाप ने पूछा, पिताजी ने पूछा, उस व्यापारी ने पूछा, बेटा आ गए? हाँ पापा। कितनी कंगियां बेची? एक कंगी बेची पापा। एक कंगी बेची? बोले कैसे बेची? तो बोले पिताजी एक कंगी बेची, मैंने सोचा कि वो सब तो क्या वहां पे तो किसी के बाल नहीं थे, तो अपना प्रोडक्ट उस व्यक्ति के काम का नहीं, पर मैं फिर भी हिम्मत हारा नहीं और मैं गया, ढूंढा कैसे बेची होगी। उसमें से एक बौद्ध भिक्षु की त्वचा पर कुछ रोग थे, कुछ खुजली कर रहे थे, उनका हाथ मैंने देखा तो मैंने सोचा कि गुरुजी निवेदन करूं। तो बोले क्या है बच्चे? तो बोले मैंने कहा मेरे पास एक कंगी है, महाराज जी आप अपनी पीठ पे इसे घुसाने का काम कर सकते हैं। शाबाश बोले। दूसरा बच्चा आया, बोले पप्पा 10 कंगी। अरे पप्पा चौंक गए, 10 कंगी बेची? बोले हाँ पिताजी। कैसे बेची? अब क्या आइडिया हो सकता है? मैं एक आइडिया दिया था आपने, तो आपके दिमाग में शायद ये आया होगा, घुसाने का काम नहीं करेंगे, तो कभी कभी अवार्ड भी लेते हैं। अब दूसरे ने 10 कंगियां कैसे बेची होगी?
उसने कहा पिताजी, मैं उंगली खड़ी हुई मतलब कुछ आशा की किरण देखते संभावना है। उसने कहा पिताजी, मैंने कहा कि महाराज जी आपके आश्रम में आपके भक्तगण आते हैं और दूर दराज से आते हैं। जैसा मैं अभी चलकर यहाँ पर आया था तो मैं भी मेरी गाड़ी में कंगी लेके आया था। तो महाराज जी आपके दरबार में भी श्रद्धालु आते हैं, आपका भी आश्रम है और आपके आश्रम में 10 वृक्ष हैं। तो आप कंगी कोई का उपयोगी नहीं है महाराज जी, लेकिन आपके श्रद्धालु जो कि दूर से आते हैं उनके बाल खराब हो जाते हैं, तो कम से कम एक कंगी रख देंगे तो उन श्रद्धालुओं की एक सेवा हो जाएगी, उन श्रद्धालुओं को एक सुविधा बनेगी। तो मेरी 10 कंगियां बिक गई। पप्पा बोला बढ़िया। तीसरा बच्चा आया, पप्पा 1000 कंगियां बेच दी। अब जितना सन्नाटा यहाँ पे है ना, उतना सन्नाटा पप्पा के चेहरे पे। क्या फेंक रहा है, सुनना तो पड़ेगा। बेटे 1000 कंगियां कैसे बेचते? उसने कहा वो जो जवाब था वो जवाब हमारा होना चाहिए। उसने जो किया वही काम हमें करना है। उसने जो करा 30 सितंबर के बाद में जितने भी बदलाव आए हैं उन सारे बदलावों के बीच में हमें रास्ते निकालना है, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। उसने कहा पापा, मैं गया और बौद्ध भिक्षुओं के मठ में जो उनके मठाधीश थे उनसे मिला और उनसे निवेदन किया, गुरुजी मुझे आपका 20 मिनट का अनमोल समय चाहिए। तो बोले ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। मैंने कहा महाराज जी आप अपने उपदेशों से क्षेत्र का कल्याण कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए महाराज जी कि विगत 1 साल में आपके आश्रम में कितने श्रद्धालु आए? गुरु पूर्णिमा पर हम भी जाते हैं आश्रमों में अपने अपने गुरु की आराधना करने के लिए, उनका पूजन अर्चन करने के लिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी आपके आश्रम में कितने श्रद्धालु आते हैं? तो उन्होंने आंकड़ा दिया, लगभग श्रद्धालु हर साल आते हैं। महाराज जी ने कहा कि इतने श्रद्धालु प्रतिवर्ष लगभग आते हैं। उस बच्चे ने क्या महाराज जी इसमें से कितना परसेंटेज ऐसे व्यक्तियों का है जो रिपीट होते हैं? तो बोले 20% लोग वापस फिर से रिपीट होके आते हैं। अच्छा महाराज जी ये 20% क्यों आ जाइए, 100% कर दे तो क्या दिक्कत है? तो महाराज जी ने बोला कि बच्चे हमने सारी कोशिशें कर ली, हम प्रति। तो महाराज जी ये कथाएं करने के दौरान आपके जो उपदेश है, आपके जो प्रवचन है, आपके जो अनमोल वचन है वो आप घर घर पहुंचा दे ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करके, तो क्या दिक्कत है? तो महाराज जी ने कहा कि वो काम मैं पहले से करवा चुका हूं, मेरा फोटो। महाराज जी यही तो गलती करते हैं। बोले क्यों? आपने अपने उपदेशों को ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करके उन शिष्यों को दे दिया, उन श्रद्धालुओं को दे दिया और उन लोगों ने वो सारे ताम्र पत्र अपने अलमारी में रख दिए। मैं आपको एक ऐसी यूनिक चीज देता हूं महाराज जी कि वो व्यक्ति, वो श्रद्धालु आपके अनमोल वचनों को दिन रात अपनी जेब में लेके घूमेगा, वो अपने से अलग नहीं कर सकता है। आपके अनमोल विचारों को वो रोज करेगा। बोले क्या कंगी निकाले? महाराज ये कंगी का जो ऊपरी हिस्सा है 1 इंच का स्पेस रहता ना, ऊपर का 1 इंच का स्पेस रहता, इस ऊपरी हिस्से में महाराज जी आपके जो अनमोल वचन है आगे पीछे दोनों तरफ हम टाइप करके उत्कीर्ण करके आपको देंगे। आपका शिष्य उसे घर ले जाएगा और रोज प्रतिदिन पहले तो आपके उपदेश को देखेगा और उसके बाद उसको माथे से लगाएगा। मित्रों कुछ नया रचनात्मक हमें सोचना पड़ेगा। बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर आता है, पूछता है कि कहां जाना है? तो अपन क्या बोलते हैं उनको? हाँ लक्ष्य बताते बिल्कुल मकवाना जी, तालियां बजाओ मकवाना जी के लिए। कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता है कि दे दे यार टिकट, ऐसे बोलता है क्या? हम रेल की खिड़की पर टिकट के लिए जब खड़े होते हैं तो रेल टिकट वाला भी हमसे पूछता है कि कहां जाना है। कोई लिफाफे के ऊपर जब आपके पास में लिफाफा आता होगा, आपका प्रेम पत्र आया होगा, तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होगा किसके पास भेजना है। बिना एड्रेस के कोई लिफाफा आता है क्या? हमें भी लक्ष्य निर्धारित करना होगा मित्रों, और लक्ष्य निर्धारित होगा 31 दिसंबर तक हम कितना व्यवसाय करेंगे। फिर उसके बाद में उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, उसकी चाहे कभी भी खत्म होने वाली है नहीं।
ये अनादिकाल से चल रही है। प्रभु श्री राम के जीवन में समस्या थी तो हमारे जीवन में भी कठिनाइयां हैं और आगे भी बनी रहेगी। हमें अपने रास्ते बनाने होंगे, मार्केट से हमें अपने बुलेट को निकालना होगा। मैच शुरू होता है तो फिर से 1 2 3 करता है। हमारी सफलताओं को, हमारी असफलताओं को, हमारी कठिनाइयों को, हमारी मुसीबतों को, सबको भूलकर आज से फिर से नए खड़े होने का, नया कुछ करने का, नया निर्माण करने के लिए यदि हम ठान लेंगे तो यकीन माने मित्रों, आज आपका और मेरा सार्थक सिद्ध हो जाएगा। इस बात से पता चलेगा जब आपने जो परिवर्तन किया है किसके लिए किया है। एलआईसी का मालिक कौन है, पहले पूछेगा कौन है एलआईसी का मालिक? भारत सरकार। अब एलआईसी ने यदि कोई मालिक होता और एलआईसी ने परिवर्तन किया होता तो पर्टिकुलर मालिक पर आक्षेप कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी तो इसके फायदे के लिए काम कर रहा है। भारत सरकार ने यदि परिवर्तन किया तो 3 लोगों को ध्यान में रख के किया है। वो 3 लोग कौन हो सकते हैं? एक तो भारत देश, जिस राष्ट्र का अन्न जल हम ग्रहण करते हैं, उस राष्ट्र की गरिमा अक्षुण्ण होना चाहिए, उस राष्ट्र के प्रगति के द्वार हमेशा होना चाहिए, वो राष्ट्र सदैव सिंदूर होना चाहिए। सिमर चार चरणों में मां के मातृभूमि से तेरा वैभव अमर रहेगा, हम भी चाह जाएंगे। उस मां भारती के गौरवगान को याद करते हुए भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम की गरिमा को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया होगा। दूसरा कौन हो सकता है? समस्त पॉलिसी धारक, हमारे पॉलिसी धारकों का लाभ होगा तो निगम का उत्थान होगा। और तीसरा कौन हो सकता है जो मजबूत कड़ी है? इन 3 लोगों को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने बदलाव किया है। तो हम क्यों किसी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं? जब भी परिवर्तन आया है अच्छे के लिए आया है, लेकिन परिवर्तन बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि जब भी परिवर्तन होता है तो कष्टदायी होता है। आने वाले दिनों में मेरे लिए, मेरे परिवार के बच्चों के लिए क्या सपने लेकर एलआईसी में आया था और मैं उन सपनों के साथ में क्या कर रहा हूं। छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आपको अपनी डिजायर जनरेट करना होगा, आपको अपनी आवश्यकताओं को जगाना होगा। हम किसी के लिए कार्य नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि डिजायर कैसे जागृत होती है मैं आपको मित्रों, हमें अपनी आवश्यकताओं को जगाना होगा। और आवश्यकताओं को कैसे जगाते हैं? एक गांव में रेस होने वाली थी गधे और घोड़ों की। अब गधे और घोड़ों की हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं, कैसे करना है? तो बोले सारे घोड़ों, जितने भी गांव के घोड़े हैं, सबको सरपंच को आदेश दिया कि आपके गांव में जितने भी घोड़े ले आओ। सबके गांव, अब एक गांव में क्या हुआ कि कुम्हार का गांव था, वहां पे घोड़े थे ही नहीं, वहां पे कौन थे? गधे। अच्छा, तो बोले अपने गांव में तो ही नहीं है, क्या करे घोड़ा? तो बोला क्या करे, जो है उसको देना पड़ेगा। अब गधों में भी एक अच्छा था, हस्त पुष्ट तो बोले यार ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ये घोड़े जैसा काम कर लेगा, बोले इसको भेजो। बोले नहीं तुम मरवाओगे, बोले मेरे को मत भेजा। अरे नहीं, घोड़ों की जाति का सवाल है और अपने गधों की बिरादरी का सवाल है, तेरे को गांव का करने के लिए जाना पड़ेगा। सब गधों ने उसको चढ़ा दिया। आप आदमी चढ़ तो करे क्या? आप जब में बोले मेरी आन बान सवाल, मेरी समाज सोसाइटी का सवाल है, मैं जाऊंगा और घोड़ों के शामिल होऊंगा। चला गया, सब घोड़े लगे हुए, बीच में गधा लगा हुआ। अब गधा इधर देखे, गधा इधर के, अपने बाप बड़े खतरनाक हालात में उसके हाथ पांव थर्राने लगे, कांपने लग गया घोड़ा गधा। अब करूं तो करूं क्या? अब सरपंच था उस गांव का, सारे सरपंचों को बोला कि अब अपने अपने घोड़ों को आप लगाम दे और हम यहाँ पे 1 2 3 और बंदूक की गोली क्या करेंगे, आप अपने घोड़ों को लगाम छोड़ देंगे। तैयार हुए, जैसे बंदूक का इशारा हुआ टिस्किया, सब घोड़े दौड़ने लगे। ऐसे ही उस गांव के सरपंच ने जो गधा था उस गधे की पूंछ को ऊपर किया और मिर्ची का पाउडर था, ऐसा गधा दौड़ा, ऐसा गधा दौड़ा कि 6 महीने तक रुका ही। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि रेलगाड़ी तेज दौड़ती है कि हवाई जहाज तेज दौड़ता है? हवाई जहाज, अच्छा हवाई जहाज तेज दौड़ता है कि रॉकेट तेज चलता है? रॉकेट जिसके पीछे जितनी आग लगती है ना, वो उतना तेज गति से भागता है। हमारी फटफटी तेज चलती कि कार तेज चलती है ना?
कहने का तात्पर्य है कि जिसके पीछे आग की हो ना, वो उतनी तेज गति से भागेगा। तो हमें अपनी आग खुद को लगाना पड़ेगी, हमें अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। और ये आग कोई और नहीं लगाने वाला, ये कौन लगाएगा? शिवा पर मोही की है, शुभ कर्म ते कबहू न डरू, न डरू और सो जब जाए डरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बहुत सभी मांग रहा बलिदान अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। आइए आप